दशम सामाजिक विज्ञान के इस कालखंड में मैं थैलेश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों नमस्कार। आइए हम मुद्रा एवं शाख की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर रहे थे। प्यारे बच्चों, वो पार्ट का प्रश्नोत्तर का कुछ भाग शेष रह गया है। आइए उस प्रश्नोत्तर को और भी हम जानने का प्रयास करें। आखिर वो प्रश्नोत्तर इस मैंने आपको पार्ट 2 ऐसा वीडियो में लिखा हुआ है ताकि आपको ये समझ में आए कि मैंने पहला भाग आपको बता दिया है और दूसरा भाग मतलब शेष प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा करते हैं। बच्चों यहाँ पर देखिएगा, ऋण की सुविधा एक ओर हमारी आय बढ़ाने में सहायक होती है, वहीं दूसरी ओर कर्ज के जाल में फंसा देती है। कैसे? आसपास के उदाहरण से समझाइए कह रहा है। तो प्यारे बच्चों, ऋण की सुविधा एक ओर हमारी आय बढ़ाने में सहायक तो है, क्योंकि हम जब ऋण लेते हैं तो उससे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी कार्य को पूर्ण कर सकते हैं और निर्धारित समय में जो ब्याज दर है उसके आधार पर हम उस पैसे को चुका देते हैं। परंतु कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि हम कर्ज तो ले लेते हैं मगर ऐसी विषम परिस्थिति निर्मित होती है कि हम उस कर्ज को चुका नहीं पाते हैं और वह ब्याज निरंतर बढ़ते रहता है। जैसे हम एक कृषक स्वप्ना की बात कर रहे थे। स्वप्ना ने उधार में पैसे तो ली मगर उसकी फसल में क्या हो गया, कीड़े लग गए। फसल पूरी तरह क्या हो गया, बर्बाद हो गया और उसके कारण वह पूरी तरह से पैसा चुकाने में असमर्थ थी। परंतु उसने दूसरे वर्ष इस उम्मीद में कि इस साल फसल ठीक होगा, प्यारे बच्चों, उसने फिर से ऋण लिया और फिर से उसने फसल उत्पादन करने का प्रयास किया। दूसरे साल उत्पादन तो हुआ मगर बच्चों वहां उत्पादन इतना कम हुआ कि वह कर्ज चुका पाने में असमर्थ रही। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उसे दोनों साल के कर्ज को चुकाने के लिए अपने जमीन को ही बेचना पड़ गया, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्ज जाल कहते हैं। तो स्वप्ना जैसे हम आसपास के क्षेत्रों में भी देखते हैं, आसपास के कृषकों को भी देखते हैं, जहां पर वे उम्मीद में कि इस साल कृषि कार्य अच्छा रहा, बारिश अच्छी होगी तो मैं फसल का उत्पादन ज्यादा करूंगा और कर्ज लौटा दूंगा या चुका दूंगा। परंतु कई बार विषम परिस्थिति के कारण, या तो ज्यादा पानी के कारण या फिर अकाल के कारण या कीड़ों के कारण प्रभावित होने के कारण कई बार किसान आत्मनिर्भर न होकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं और कर्ज जाल से वह पूरी तरह उबर नहीं पाते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे कई उदाहरण हमारे समाज में दिखते हैं। हमें कर्ज जाल कहने का अभिप्राय यह है कि हम जब कर्ज लेते हैं तो हमें अपनी साख का ध्यान रख करके कि मैं इस कर्ज को कितने दिन में जितना जल्दी लौटा सकूं, ऐसा प्रयास होना चाहिए। तब ऋण लेना सुविधाजनक होगा, अन्यथा यह कई बार आत्महत्या का कारण भी बन जाता है। यह है प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। फिर बच्चों प्रश्न नंबर 10 पर ध्यान चाहूंगा। ऋण के लिए शर्तें जैसे ब्याज दर, समय, जमानत, गिरवी आदि की आवश्यकता क्यों होती है? प्रत्येक शर्तों को समझाइए कह रहा है। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये वो पूछने का या जानने का प्रयास कर रहा है। क्या क्या पूछ रहा है बच्चों? उसने कहा गिरवी, जमानत और इन सब चीजों को उसने जानने का प्रयास किया है। तो बच्चों हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10 जिसका उत्तर। तो सबसे पहली बात यहां पर बात आती है समय। तो यहां पर समय में क्या बताना चाह रहा है कि समय के लिए शर्तें है ना। ऋण के लिए जैसे शर्तें क्या है, ब्याज दर, समय, जमानत, गिरवी आदि की आवश्यकता क्यों होती है। तो यहां पर देखते हैं पहली बात तो है ऋण के लिए शर्तें। ब्याज दर, ब्याज दर निश्चित होगी तभी ऋण अदा करने वाला ऋण लेने और पटाने की व्यवस्था कर सकता है। फिर दूसरी बात देखते हैं समय। समय का निर्धारण आवश्यक है ना, तभी ऋण की किस्तें निर्धारित होंगी और ऋण अदा करना संभव हो पाएगा, यह भी जरूरी है। तीसरी बात जमानत, ऋण प्राप्तकर्ता आदि यदि ऋण अदा नहीं करेगा तो जमानतदार से ऋण की राशि वसूल की जा सकती है। इसलिए ऋण के लिए जमानत आवश्यक है ताकि किसी भी स्थिति में उस ऋण को वो क्या कर सके, वसूल सके। इसके लिए यह आवश्यक होता है। फिर बच्चों हम गिरवी की बात करते हैं। देखिएगा वहीं पर गिरवी शब्द आया है। तो ऋण के लिए गिरवी इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके बिना ऋण प्राप्तकर्ता की ऋण राशि निश्चित नहीं की जा सकती। ऋण प्राप्तकर्ता के पास उपलब्ध स्थायी संपत्ति या गिरवी रखकर उसकी ऋण की पात्रता बनाई जा सकती है। गिरवी के रूप में बैंक डिपॉजिट, घर, खेती आदि का प्रयोग किया जा सकता है। आखिर ये गिरवी क्यों? इसलिए बच्चों कि अगर
सामने वाला पैसा चुका नहीं पा रहा है या चुका पाने में असमर्थ है, तो वह उस सामान को बेच करके जो ऋण प्रदान करने वाला है वह अपना पैसा क्या कर सकता है, वसूल सकता है। इसलिए गिरवी आवश्यक होता है। तो प्यारे बच्चों, इस स्थिति में हमने देखा ऋण के लिए शर्तें जो है ब्याज दर वो भी जरूरी है, समय का निर्धारण जरूरी है, जमानत जरूरी है, गिरवी, ये सभी जरूरी होता है, तभी लेन देन आसान होता है। फिर हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 11। यदि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण नहीं रखे तो मुद्रा एवं शाख व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रिय बच्चों, यदि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण नहीं रखेगा तो मुद्रा एवं शाख पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्यों बुरा प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक सभी बैंकों का बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक ही ब्याज दर का निर्धारण करती है, बैंकों के लेन देन के नियम रूल्स लागू करती है, मुद्रा कम होने पर उन तक मुद्रा उपलब्ध कराना, फिर साख व्यवस्था को लागू करना। और इस तरीके से यहाँ तक कुछ बैंकों में अगर ऐसा लगता है कि बैंक डूब रहा है या बैंक बंद होने के कगार पे है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों पर उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है और उसे पूरी तरह नियंत्रित रखती है ताकि कोई भी बैंक घाटे में ना जाए और मुद्रा एवं शाख में लोगों की विश्वसनीयता बनी रहे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण रखती है, तभी मुद्रा एवं शाख सुव्यवस्थित ढंग से संचालित हो पाता है, अन्यथा लोगों का मुद्रा और बैंक से विश्वास हट जाएगा। ये 11वें प्रश्न का उत्तर। 12वें नंबर का प्रश्न देखिए बच्चों, मैं जहां से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। व्यक्तिगत खर्च एवं व्यापार के लिए साख की आवश्यकता पड़ती है। कोई 3 उदाहरण देकर समझाइए। व्यक्तिगत खर्च एवं व्यापार के लिए साख की आवश्यकता पड़ती है। जी हां बच्चों, अगर कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेना चाहता है तो कर्ज लेने वाला किस शर्त पर कर्ज देता है कि इसकी साख क्या है। मैंने आपको जब उस चैप्टर को समझा रहा था तो मैंने उदाहरण दिया। बच्चों, अगर किसी के पास मात्र 5 एकड़ खेत है और वो 50 लाख रुपए ऋण लेना चाहता है तो बैंक उसको 50 लाख रुपए ऋण नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उनके पास साख वित्तीय आधार क्या है, कमजोर है। अगर वह किसी को भी ऋण देना प्रारंभ कर दे तो बैंक क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। इसलिए साख को ध्यान में रख करके ऋण प्रदान किया जाता है। फिर व्यापार के लिए साख की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि व्यापारी आयात निर्यात और उसको लंबे रकम की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों, ऐसी स्थिति में उसे साख की आवश्यकता पड़ती है, वित्तीय आधार की आवश्यकता पड़ती है। इसके बगैर वह मुद्रा और साख पर विश्वसनीयता नहीं रहेगी। हम इसको एक उदाहरण से, ये कह रहा है वो 3 उदाहरण बताइए। तो एक उदाहरण देखिए, ने कार खरीदी, 50 किस्तों में भुगतान करना है तो बैंक के प्राप्त चेक के 50 पन्ने हस्ताक्षर युक्त कार के मालिक को देना होगा। ये उसकी साख है। ब नंबर का एक उदाहरण देखिएगा। ब ने घर बनवाया, बैंक से 1 लाख रुपए का कर्ज लिया खर्च के लिए, उसे किस्तों की अदायगी का वचन पत्र, अपना खाता नंबर, स्थायी जमा की जानकारी बैंकों को देना होगा। यह भी एक उदाहरण है। 2 उदाहरण हुए। उसने कहा 3 उदाहरण बताइए। एक और उदाहरण, श ने व्यापार के लिए बैंक से ऋण लिया। व्यापार की वस्तु की कीमत, देय राशि बैंक निर्धारित करेगी। बदले में जमीन, घर या खेत बैंक के पास गिरवी रखी जाएंगे, है ना, गिरवी रखी जाएगी, तभी उसको क्या मिलेगा, बैंक से ऋण मिलेगा। और साथ ही साथ मुद्रा और शाख और बैंकिंग व्यवस्था सुचारू ढंग से संचालित हो सकता है। तो प्रिय बच्चों, इस तरीके से बैंकिंग और मुद्रा के लेन देन को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने का प्रयास किया जाता है। इस पाठ का अंतिम और एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखिएगा, दिखाने का प्रयास करो बच्चों, आपको नजर आ रहा होगा। बैंक में जमा रुपए को मुद्रा मानने के क्या आधार हैं, कह रहा है। 13वां नंबर का प्रश्न, और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर भी देखिएगा बच्चों। मुद्रा के 2 स्वरूप होते हैं। पहले नगद राशि जो हमारे पास होती है, और दूसरा वह राशि जिन्हें हम बैंकों में रखते हैं। 2 परिस्थिति हो रही है। अब यहां पर ये क्या कह रहा है देखिएगा, बैंकों में जमा राशि का हम इस आधार पर मुद्रा माने, किस आधार पर आप मुद्रा मानेंगे। तो पहली बात, इसके द्वारा हम लेन देन चेक या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, पहली बिंदु। दूसरी, इसे मांगने पर बैंक हमें लौटाती है जिसका मूल्य बाजार तुल्य होता है। तीसरा बिंदु देखते हैं, इसका मूल्य बैंक द्वारा निर्धारित होता है, व्यक्ति द्वारा नहीं। मूल्य जो है वो बैंक निर्धारित करती है, इसको व्यक्ति निर्धारित नहीं करती है। बैंक में जमा राशि नगद रहित भुगतान का सबसे उत्तम माध्यम है, ठीक है। फिर कहता है, बैंक में जमा रुपए के आधार पर हमें ऋण भी बैंक से ही उपलब्ध हो सकता है।
फिर क्या हो सकता है, यह सुरक्षित एवं समर्थित निधि है, मतलब बैंक में हमारे जमा रुपए निश्चित है, वह कहीं नहीं जाएगा या बैंक डूबेगा नहीं, हमारे पैसे डूबेंगे नहीं। और इसी विश्वसनीयता के साथ हम अपने मुद्रा या अपने पैसे बचत खाता, चालू खाता या स्थायी बचत खाता में डालते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने देखा मुद्रा, साख और बैंकिंग व्यवस्था, सभी बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक, जो संपूर्ण मुद्रा पर नियंत्रण रखती है। हमारे देश में करेंसी कहाँ से आएगा, नोट कहाँ छपेगा, सिक्के कहाँ से आएंगे, बैंकों में पैसे की कमी ना हो, लोगों की बैंक पर विश्वसनीयता बनी रहे, ये पूरा पाठ हमें दैनिक जीवन से भी जोड़ता है। यहाँ पर हम जानने का प्रयास करें बच्चों, मात्र यहाँ पर पाठ को पढ़ना जरूरी नहीं है, ये हमारे दैनिक जीवन में भी जब हम आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन में देखते हैं तो बैंक, मुद्रा, साख, गिरवी, जमानत, समय, ब्याज दर, ऋण की शर्तें, ये एक महत्वपूर्ण पाठ है जो हमारे दैनिक जीवन को जोड़ता है। और बच्चों, ये पाठ समाप्त होता है, हमारा नवंबर का कोर्स आज पूरा हुआ। आप सभी अधिक से अधिक वीडियो देख रहे हैं, प्रसन्नता हुई, धन्यवाद। अगले नए अध्याय के साथ अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।